गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने पढ़ाया था बाकी सारी चीज़ें। वैद्युत आवेश संरक्षण, वैद्युत आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में क्या चीज कहते हैं? देखें, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, किन्हीं भी दो चीज़ों को परस्पर रगड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हमने आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, या कांच की छड़ को जब हमने रेशम से रगड़ा था, तो दोनों वस्तुओं पर, कांच की छड़ और रेशम और आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से और कांच की छड़ को रेशम से, तो जब मान लीजिए किसी एक पेयर को ले लीजिए, कांच की छड़ और रेशम को ले लें, तो जितना आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ था उतना ही आवेश रेशम पर भी उत्पन्न हुआ था। ठीक है ना। अगर दोनों के आवेशों को मापा जाए, दोनों आवेशों के मात्राओं को मापा जाए, तो जितना कांच की छड़ पर आवेश था, जितना चार्ज क्वांटिटी उस ग्लास रॉड पर था, उतनी ही चार्ज क्वांटिटी उस रेशम के कपड़े पर थी। ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसे एबोनाइट रॉड, आबनूस की छड़ पर जितना आवेश था उतना ही आवेश बिल्ली की खाल पर था, कैट स्किन पर भी था। तो एक चीज़ क्या निष्कर्ष निकला, ये थोड़ा सा इसको डिटेल में ले चलते हैं। जैसे जब ग्लास रॉड को जब रेशम से रगड़ा गया, तो सिल्क से रगड़ा गया, तो जितना चार्ज ग्लास रॉड पर आया उतना ही चार्ज सिल्क पर भी आया। ग्लास रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया अमाउंट में, बिल्कुल उतना ही रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आया। यानी दोनों की जो नेट चार्ज क्वांटिटी है वो कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है। और रगड़ने से पहले भी दोनों की नेट चार्ज क्वांटिटी कितनी थी? 0 ही थी, क्योंकि रगड़ने से पहले ना तो ग्लास रॉड पर कोई चार्ज था और ना ही रेशम पर कोई चार्ज था। और रगड़ने के बाद एक पर जितना पॉजिटिव आया ग्लास रॉड पर, सिल्क पर उतना ही नेगेटिव आया। यानी कि रगड़ने के बाद भी नेट चार्ज कितना है? 0। तो ना तो कोई चार्ज आपने क्या किया? क्रिएट किया, और ना ही चार्ज का कोई अमाउंट आपने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है ना। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। सेम इसी तरीके से जब आपने एबोनाइट रॉड की बात की, एबोनाइट रॉड को ले लें और इस एबोनाइट रॉड को जो है रब करते हैं कैट स्किन से, तो फिर अभी बिफोर रबिंग देयर इज नो एनी चार्ज ऑन बोथ सबस्टेंसेस। ठीक है ना। रगड़ने के पहले इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं था। आफ्टर रबिंग देयर विल बी एबोनाइट रॉड विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एज वेल एज द अमाउंट। उसी अमाउंट में कैट स्किन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना। जितने अमाउंट में नेगेटिव हुई है एबोनाइट की रॉड। ठीक है। बिफोर रबिंग देयर इज नो चार्ज ऑन बोथ, रगड़ने के पहले एबोनाइट और कैट स्किन दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, और रगड़ने के बाद जितना नेगेटिविटी एबोनाइट रॉड पर उतना ही पॉजिटिविटी कैट स्किन पर आया। तो नेट चार्ज कितना हुआ है? 0 हुआ। यानी नाइदर यू कैन क्रिएट एनी चार्ज, ना तो आप कोई चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, और नाइदर डिस्ट्रॉय एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, ना ही आप चार्ज के किसी अमाउंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि आप ना तो चार्ज के किसी अमाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज के किसी अमाउंट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो एक सेकंड डेफिनेशन है, या फिर यूं कहें इसका जो एक दूसरा एग्जाम्पल है इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, वो ये है कि आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको बताऊंगा एक घटना होगी युग्म विनाश। व्हाट इज द युग्म विनाश? ठीक है। पेयर डिस्ट्रक्शन क्या चीज़ है?
देखें युग्म विनाश में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल -1 बीटा 0 एंड एक पाजिट्रॉन +1 बीटा 0, ये दोनों जब एक दूसरे के नियरेस्ट आते हैं, पास आते हैं, दीज आर डिस्ट्रक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और 2 गामा फोटॉन्स मिल जाता है। और ये जो 2 गामा फोटॉन्स मिल गया हमको, तो क्या हुआ आप देखें कि इस युग्म विनाश के पहले भी टोटल चार्ज अगर आप देखें तो 0, जितना इस पर प्लस होता है उतना ही इस पर माइनस होता है, मतलब जितना इस पर माइनस उतना इस पर प्लस, नेट चार्ज पहले भी 0। और जब युग्म विनाश हो गया 2 गामा फोटॉन्स बने तो भी नेट चार्ज कितना ही है, 0 है, ठीक है ना। यानी आपने ना तो कोई चार्ज क्रिएट किया है और ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय किया है, यही युग्म विनाश है। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई हैपनिंग नहीं है जिसमें चार्ज के ट्रांसफर के ड्यूरिंग कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएट हो या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए। पूरे युग्म विनाश की घटना में ऐसा कभी नहीं होता, पूरे आवेशों के आदान प्रदान की घटना में, इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी आवेशों का ट्रांसफ़र होता है, आदान प्रदान होता है, कोई नया चार्ज बनता भी नहीं और कोई चार्ज का अमाउंट डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है ना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें इतनी बात जान लीजिएगा कि एक पॉजिट्रॉन और एक बीटा पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और 2 गामा फोटॉन्स दे देते हैं। ये एनर्जी है और एनर्जी पर कोई चार्ज होता भी नहीं है। और इन पर जो भी चार्ज था, अगर आप देखें पेयर डिस्ट्रक्शन के पहले तो नेट चार्ज कितना था, 0 था। यही है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हेडिंग में। अगली हेडिंग हम लोग को पढ़नी है कूलाम। क्या चीज़ है कूलाम में, आइए देखते हैं। देखें क्या चीज़ है कूलाम। अबाउट कूलाम पढ़ते हैं। देखें है क्या चीज कूलाम। जैसे आमतौर पर हम लोग एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर यूनिट यूज़ करते हैं, मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम यूनिट यूज़ करते हैं, टाइम को सेकंड में, इसी तरीके से करंट को एम्पियर में, बिल्कुल इसी तरीके से चार्ज को, आवेश को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट को यूज़ करते हैं उसे ही कूलाम कहते हैं, दैट इज़ कूलाम। ओके, तो एक्चुअली में होता क्या चीज़ है कि कूलाम को हम मेज़र कैसे करते हैं या कूलाम को कैसे हम डिफाइन करें, तो ये चीज़ देखने के लिए देखें एक्चुअली यू नो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड नाउ Q इक्वल्स I इंटू टी, ठीक है, Q इक्वल्स I इंटू टी। सो इफ I इक्वल्स 1 एम्पियर and t equals 1 second, then q equals 1 ampere multi 1 second, q is equal to 1 ampere multi second. Now q equals 1 coulomb. What will say about the coulomb? अब हम कूलाम के बारे में क्या कहेंगे। कूलाम एक यूनिट है चार्ज का। अब हम कूलाम को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कूलाम को ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर किसी चालक में, कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक क्या हो, प्रवाहित होता है, फ्लो करता है, तो उस चालक में आवेश कितना कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। अगर किसी चालक से 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो उस चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ओके, नाउ अब जरा सा एक चीज और जान लेते हैं। क्या चीज कि जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मीन टू से इस सब्सटेंस पर 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो पॉजिटिव हो गया। अगर हम कहें किसी सब्सटेंस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसका मतलब है देयर इज -1.610⁻⁻19 कूलाम चार्ज स्टेबल ऑन दैट सब्सटेंस। उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होगा जो नेगेटिव नेचर में उस सब्सटेंस पर होगा। यानी कि चार्ज को हम किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी अधिकता के रूप में भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। Actually, this is also a measurement of the charge quantity on any substance. Okay. अब देख लें, कभी कभी एक चीज की हमको जरूरत पड़ती है। सर आपने डिफाइन किया Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, चार्ज को आपने एम्पियर और सेकेंड करंट के बेस पर डिफाइन किया, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। हम करंट को कैसे समझें, व्हाट इज 1 एम्पियर? तो जब आप 10th क्लास में थे, चाहे तब को याद कर लीजिए और चाहे आगे हम पढ़ाएंगे। व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या चीज़ है? अगर दो वायर्स हों और दोनों वायर्स में 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो करता हो, या फिर दोनों वायर्स में, यही समझें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हों निर्वात या वायु में। ठीक है ना, अगर इनके बीच जो फोर्सेस हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का लगे तो फिर इनमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अगर दो वायर्स हों और दोनों में करंट फ्लो करने, दो वायर्स हों, दोनों वैक्यूम में रखे हों, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो, इनमें करंट फ्लो करने पर अगर इनके बीच 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगे तो इनमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ओके, दिस इज अबाउट कूलाम्स। व्हाट इज कूलाम?